बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, सदर पाकिस्तान की जानिब से बलीगुल रहमान साहब के बतौर गवर्नर पंजाब तकर्रुरी की मंजूरी आज दे दी गई है, जबकि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ अगर ना दी हमें तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि PTI अरकान की जानिब से असम्बली में वापसी का भी फैसला किया गया है। समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहा जा रहा है कि कल 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की का दौरा करेंगे, जबकि इत्तलात ये भी आ रही हैं आज के PTI के अरकान जो हैं वो शायद असम्बली में वापस आ जाएं। जो एक जारहाना सियासत हम इमरान खान साहब की देख रहे थे, क्या आप वो जारहाना सियासत अब मफाहमत की तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखें, असम्बली में तो अभी तक PTI के जो सरकर्दा रहनुमा है उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने इसको कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। और आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी वकला के साथ वो भी बड़ी तल्ख थी और बड़ी स्ट्रेट बात थी। और लेकिन एक राय ऐसी अंदर मौजूद ज़रूर है कि हमें जाके वहाँ पर ये जो चेयरमैन नैब और बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये इनके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी इनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और बात शायद किसी सतह पे हो भी रही है, वो जो कमेटीज वगैरह बनी है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई 24-48 घंटों में प्रोग्रेस नहीं हुई। 2-3 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक तो ये गवर्नर जो बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब बड़े नफीस आदमी है और इनका एक और वाक़या भी जो है वो बड़ा तकलीफ दे है कि इनके अहले खाना कार एक्सीडेंट में 1-2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो केस है ना, ये केस ज़रा कमज़ोर था कि 2 दफ़ा समरीज वापस हो गई, लेकिन वो तीसरी दफ़ा वाला जो केस था वो उमर चीमा साहब ने लड़ा तो सही, लेकिन उनके वकला से मेरी बात हुई उमर चीमा के, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब केस कमज़ोर है, ये केस कमज़ोर है। लेकिन जो कल केस है वो कल का केस के बारे में जो वकला हैं जो कल केस लगा हुआ है उसके बारे में वो बड़े पुरुमीद हैं। और वो ये केस है कि हमजा शहबाज साहब की जो वज़ारत आला को चैलेंज किया उन्होंने, क्योंकि उसमें मुनहरिफ अरकान ने वोट डाले हैं। तो उनकी वो जो कल केस है कि उनको हलफ उठाने से उनका हलफ मंसूख किया जाए, उसकी जो समात है, लेकिन उसका भी जाहिर है कि उनके वकला कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी है। हमजा शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, उसमें नहीं आते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो जो है वो मुनहरफ नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो मुनहरफ कौमी में हुए हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो वोट नहीं डाल सकते। तो देखते हैं बहरहाल कि लाहौर हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, उसमें PTI ले जाएगी। लेकिन एक और बात जो है ना, एक नया महाज वज़ाहिर जो मैंने चंद रोज पहले भी बात की थी और मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, वो इस इमरान खान साहब को एक वक्त के लिए जरा साइड पे करते हैं। ये जो सेटअप है, हुकूमत है या सेटअप है, इसके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ या सिस्टम के साथ ठीक नहीं है। ये बात मैंने चंद रोज पहले भी की थी और ये बात मैं दोबारा कह रहा हूं। या जितने वो इमरान खान के लिए न्यूट्रल है सिस्टम, इनके लिए भी न्यूट्रल है। और इनको उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह एक तो ये थी कि इन्होंने आना था और चले जाना था। एक तो वो कमिटमेंट थी, आना था, असेंबली तोड़नी थी और चले जाना था। दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े भारी भरकम और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। मतलब इसमें ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में कई के बारे में तो कह चुका हूं कि उनको वजारतों का कोई शौक नहीं होता तो वो 2002 में ही बन जाते मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में। तो वो बड़े यानी वो आप समझें कि खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मुस्लिम नून की हुकूमत है तो इसलिए मुस्लिम नून के बारे में। लेकिन एक जो बात है, अगर आप गौर से देखें तो आपको हुकूमत गैर फाल नजर आती है, यानी हुकूमत असल में काम नहीं कर रही। और इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो कई अहम वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, वो मुल्क से बाहर हैं कई दिनों से।
और ऐसे वज़रा जो कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी पिछली और उसमें भी वो थे तो इंतहाई फाल थे। पेट्रोलियम पे कोई लगा हुआ है, कोई जो है वो ये बिजली के इश्यूज को हल कर रहा है, कोई ये हमारी हुकूमत है। इस हुकूमत को ओन कोई नहीं कर रहा, इस सेटअप को ओन कोई नहीं कर रहा, मतलब इसका बोझ कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा। कह सब रहे हैं, उठाने को कोई तैयार नहीं हो रहा, जिम्मेदारी लेने को नहीं पड़ेगा आखिर में नून के गले। ठीक है, आप मुझे बताएं इसमें हमें कौन कौन शख्सियात नजर आ रही हैं बात करते हुए? सिर्फ मुझे तो 2 वजीर बात करते नजर आ रहे हैं, बाकी तो मतलब है कि कर रहे हैं लेकिन कम कम। 2 वज़रा एक्टिवली बात करते नजर आ रहे हैं, एक मरियम औरंगजेब साहबा क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा भी उतना नहीं बात कर रही जितनी बात वो अपोजिशन में करती थी। अब वो भी कम बात कर रही हैं। और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि वजारत दाखिला का इशू हाल ही दिनों में छिड़ा तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक होता है ना फायर, एक होता है ना करो लग जाओ ठीक करो, वो इस हुकूमत में नहीं है, इस सेटअप में नहीं है कि यार ठीक करना है अगले 1.5 साल में। मुल्क को जो है ना, अगर हमने 1.5 साल रहना है तो मुल्क को बिल्कुल कारकर्दगी के लिए पूरा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो माशी फैसले हैं जी, देखिए माशी फैसले मजबूत अहम फैसले, इस पे तो कोई राय नहीं है, 2 आरा नहीं है कि ये अपनी सब्सिडीज को खत्म करना था, अब किस्तों में करना था, 1 दफा करना था, 2 दफा करना था। असल मसला ये है कि IMF के साथ मुआहिदा दस्तखत नहीं हुआ। जो असल इशू है, जो लोगों को लोग समझ रहे हैं कि शायद ये जो बिजली का मामला, ये पेट्रोलियम का मामला इसलिए हो गया है कि IMF खुश हो गई। IMF खुश नहीं हुई, मजीद शराइत है। उनकी एक कंडीशन पूरी हुई है, एक बम और गिरना है भी, और वो इतना ही बड़ा बम गिरना है पेट्रोलियम का सब्सिडियां जब खत्म होंगी, वो इतना ही ऐसे ज्यादा बड़ा बम गिरना है, और वो गिरेगा तो उसके बाद वो $1 अरब आएगा, और वो जब $1 अरब आ जाएगा तो फिर सऊदी अरबिया के साथ आपके मामला तय होंगे कि वो अपने पैसे नहीं निकलवाएंगे, और फिर आपके UAE के साथ तय होंगे, और फिर आपके चाइना के साथ तय होंगे, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं। तो असल में मुआहिदा भी नहीं, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, अभी उनकी एक प्री कंडीशन आपने पूरी की है कि अच्छा जी दोबारा बैठना है तो फिर ये करके आओ, तो वो ये करके हम जब जाएंगे तो कहेंगे दूसरा करो, तो फिर दूसरा करेंगे, तो फिर उसके बाद कहीं जाके मुआहिदा हमारा दस्तखत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तुर्की के दौरे से कोई उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें? तुर्की के अंदर खुद माशी क्राइसिस है, उनका लीरा क्रैश हुआ हुआ है। तुर्की से क्या हमारे, और इतना भारी भरकम डेलीगेशन जा रहा है कल, उसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं, उसमें इत्तेहादी वज़रा भी हैं, उसमें ये भी। हमारा बरादर मुल्क का अच्छा दौरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुल्क का मसला मईशत है। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि वो फायर नहीं है, फायर वो तो फायर नजर आती है उस वक्त जब इमरान खान साहब को जवाब देना होता है। तो इमरान खान साहब को आप करें ना साइड, फर्ज करें कि इमरान साहब घर बैठ जाएं, तो ये सेटअप क्या करेगा? ये सेटअप चल ही सी रहा है कि सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर कहता है ना, दवाइयां सजेस्ट करता है कि 3 दफा या 2 दफा या 1 OD या 1 BD ऐसे करके 2 दफा 3 दफा 4, तो 3 दफा वो करेंगे तो 3 दफा जवाब में। अगर इमरान खान साहब को आप कहेंगे जरा इमरान खान साहब जरा 1 महीने की छुट्टी लेना आप, तो ये हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि सिर्फ गालियां देने से तो गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती। नहीं, आप अपोजिशन में काम कर सकते हैं। हाँ। कि आप तनकीद करते रहे, बुरा भला कहते रहे, काम रुका। हुकूमत में जब होते हैं आप, तो आप अपनी गवर्नेंस दिखाते हैं कि आज हमने ये किया कर ये। आज हमारे भाई मुसद्दिक साहब, उनका आज एक अजीब स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के पास जहर खाने को पैसे नहीं है। अब ये अजीब स्टेटमेंट है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला उठा लिया बस मीडिया ने, लेकिन ये जुमला कहा उन्होंने। अच्छा, अब इशू ये है कि ये एक होता है ना लिथार्जिक, मतलब थके हुए, थक गए हैं, मतलब पैरालिसिस हुआ, मतलब एक होता है मतलब हुकूमत ऐसे लग रहा है कि ताजा दम इत्तेहादी आ गए, मैदान में कूद गए सारे के सारे लश्कर, ये पीपल्स पार्टी, ये नून, ये JUI, सब जमा होके, और जनाब ये मुल्क ठीक करना है, करना है बस 1-1.5 साल के अंदर। वो स्पिरिट नजर नहीं आ रही, उसकी वजह मुझे नहीं पता। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, वज़रा मुल्क से बाहर हैं, इंपॉर्टेंट वज़रा मुल्क से बाहर हैं।
और किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हुए, वैसे ही मुंह से बाहर हैं। बहुत सारी शख्सियत लंदन में है नवाज शरीफ साहब के पास। अच्छा, अब इशू ही है, तो एक तो बात ये समझ में आती है उसकी कि एक गैर यकीनी की कैफियत है कि क्या बजट के बाद असेंबलियां जा रही हैं या रुक रही हैं, और इसकी ये अफवाहें फैली हुई हैं पूरे इस्लामाबाद में। वुज़रा खुद ही पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि यार बजट के बाद जो है क्या गारंटी है कि बजट के बाद हम रुकेंगे, तो इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। और आखिरी जो जवाब इसका मिलना था, जो गारंटी मिलनी थी, वो गारंटी नहीं मिल सकी, और वो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या पार्लिमानी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, जिसमें मुश्किल फैसलों से, आपको याद होगा पहले बात हुई थी कि जी उसमें डिस्कस होंगे ये फैसले, और ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों और फिर ये मुश्किल फैसले किए जाएं। वो इजलास नहीं हुआ, वो इजलास नहीं हुआ जो मईशत के ऊपर होना था। तो अब मसला ये है कि देखें, ये हो रहे हैं मुज़ाकरात कतर में, दोहा। कतर वो जगह है जहां पर नवाज शरीफ साहब के ना सिर्फ ये से पाकिस्तान और कतर, बल्कि नवाज शरीफ साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं रॉयल फैमिली के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात। मतलब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारे एक तवक्को थी कि इन तमाम शख्सियात के आने से जो आइसोलेशन में चला गया इमरान खान साहब के दौर में, तन्हाई हो गई, इनका ये कहना तन्हाई हो गई है मुल्क, तो वो तन्हाई जो खुलेगी तो हर तरफ से जो है वो बरसात खुशहाली आ जाएगी, बेहतरी होगी। तो वो मजीद जो है ना, वो जैसे नहीं होता गड़प करके अंदर, और मतलब मैंने आपसे कहा ना कि सऊदी अरेबिया कह रहा है कि IMF, UAE कह रहा है IMF, चाइना कह रहा है IMF। अच्छा, उसके बाद जो है वो मतलब IMF कह रहा है IMF। तो मसला ये है कि वो जो एक तब देखें तस्वीर, तो जाके बिलावल साहब का दौरा वाशिंगटन का, तो ब्लिंकन से मुलाकात हो गई, लेकिन उस कामयाबी का पैमाना क्या है? मतलब कामयाबी का पैमाना क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, या ये कि अमेरिका ने कहा कि भाई IMF को जरा औलाद रखो, वो तो नहीं हुआ। इसी तरह से चाइना का दौरा हुआ बड़ा अच्छा, तो उसके नतीजे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अच्छी हुई जो बिलावल भुट्टो। लेकिन क्या चाइना ने कहा कि यार एक मिनट ठहर जाओ, वो जो पैसे लेने हैं वापस उसको अलग करो IMF के साथ, और वो जो तिजारत का मामला है, वो जो पैसे देने हैं उसको तिजारत में ऐड कर लो पाकिस्तान के साथ। ऐसा भी नहीं हुआ। तो कामयाब दौरों की डेफिनेशन ये तो नहीं है कि फोटो, मतलब कामयाब दौरे से अचीव क्या हुआ है, क्या डॉलर्स आ गए हैं, क्या, तो वो नहीं हो रहा सर। उसकी वजह से सवाल यहां पे ये है कि अभी भी हुकूमत अमेरिका की तरफ क्यों देख रहा है और हुकूमत रशिया की तरफ क्यों नहीं देख सकता है, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वहां से हमें। सवाल ये नहीं है कि हम किसकी तरफ देख रहे हैं, सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है। अब छोड़ देना कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि हम चाइना की तरफ, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि हमारी तरफ कौन देख रहा है इस वक्त। अमेरिका के डॉलर रप्पे कम है दुनिया में इस वक्त। वो यूक्रेन जो है, वो यूक्रेन गले पड़ गया है। और ये जो आज ये जो सेवरोडोनेस्क, अगर मैं इसको गलत नहीं पढ़ रहा, तो ये यहां पे जो लड़ाई हो रही है, अगर हम मैप दिखा सकें तो ये, इसको मैप को इसी जगह देखें, इसका जो सेंटर है, तो ये अगर हाथ से निकल जाता है तो पूरा ये यूक्रेन, आपको मैं अजीब सी बात है आपको बताऊं जी, यूक्रेन दो हिस्सों में टूटने लगा है। एक तासुर ये भी है कि यूक्रेन जो है वो देखें ना, ये यानी इसके दो हिस्से होने लगे हैं यूक्रेन के। एक हिस्सा जो है शायद वो पोलैंड के साथ मिल जाए, यानी यूक्रेन दो हिस्सों में शायद डिवाइड हो जाए। और ये यहां पर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये बात कहीं चल रही है, काफी दिनों से चल रही है, लेकिन ये है कि इसमें ये बात के जो एक वेस्टर्न यूक्रेन है वो कहीं शायद शामिल हो जाए। इसमें RT न्यूज़ ने भी खबर चलाई है, यूक्रेन जो 9th स्लाइड है हमारी, कि यूक्रेन रिस्क मर्जिंग विद पोलैंड। उनके एक्स प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यानी इतना टूट गया, इतना टूट फूट चुका है यूक्रेन अब, इतना कि उसके एक पूरे हिस्से में रशिया है, एक पूरे हिस्से में अमेरिका नहीं आ सकता जी, वो नेटो का मेंबर नहीं है। तो इस बात के चांस हैं कि वो यूक्रेन दो हिस्सों में टूट के एक हिस्सा जो है वो पोलैंड के साथ जुड़ जाए, जो पोलैंड के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन शायद अच्छा भी हो, क्योंकि ग्रेन
गंदम, गैस, वो डायरेक्ट उधर जो मुसीबत पड़ी हुई है बीच में वो जो है। और दरमियान में जो है, ये आप देखें ना, ये चंद रोज पहले ये एनएफपी जो नोट्स फ्रॉम पोलैंड ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। जेलेंस्की जब पोलैंड के सदर गए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की ने कि हिस्टोरिक जॉइंट कस्टम्स कंट्रोल ऑन बॉर्डर विद पोलैंड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है जिसको मिस कर गए बीच में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कैचअप कर लें दरमियान में। लेकिन ये कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कस्टम कंट्रोल ज्वाइंट हो जाए पोलैंड के साथ। तो यानी अगर आप यूक्रेन को देखें तो दो हिस्से, ईस्टर्न यूक्रेन और उस ईस्टर्न यूक्रेन में लेकिन फिर पोर्ट्स भी आ गई, सरहदें भी आ गई, यानी सॉरी बंदरगाहें भी आ गई। जो कल हमने देखा था बंदरगाहें आ गई सारी, उन पर कब्जा हो गया रशिया का। तो वो एक लैंडलॉक सा जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो शायद पोलैंड के साथ जुड़ जाए और वहां से जो गंदम है या जो गैस है बाकी, ये आज और कल 2 दिन समिट हो रही है ईयू की, और उस ईयू की समिट में फड्डा पड़ा हुआ है कि गैस लेनी है कि नहीं लेनी। अभी तक तय नहीं कर सका यूरोप कि हमने गैस, यानी यूरोपीय यूनियन डिवाइड हो गई है इस पे। यानी पहले तो इधर नेटो इकट्ठी हो गई सारी, लेकिन ये जंगें खिंच जाएं, 96 दिन हो गए, 95 दिन हो गए, तो वो जो है वो अब देखो वाशिंगटन पोस्ट, हंगरी स्टिल होल्डिंग अप ईयूज पुश टू फेज आउट रशियन ऑयल। हंगरी नहीं मान रहा, वो कह रहा है हमें पैसे दो, 15 या 19 अरब डॉलर हमें दो कैश, तो फिर हम कहां से खरीदेंगे भाई गैस, ठीक है। और खामोशी से रशिया ने सीरिया को, शाम को गंदम पहुंचा दी है। अच्छा जी, देखिए ना, वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि रशियन, ये उनकी सैटेलाइट फर्म ने, जो चौथी स्लाइड है, कि रशिया ने सीरिया को, अब देखें, यानी मैंने आपसे कहा ना कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है जी, क्या करेगा रशिया, फारिग हो गया। रशिया के पास पूरी दुनिया का गंदम उनके कंट्रोल में है, और उनके कंट्रोल में गंदम है, और उन्होंने, उनके कंट्रोल में गैस है, और उनके कंट्रोल में जो है वो, तो ये अब आप यूं समझें कि ये उन्होंने शाम सीरिया भेज दिया। अब सीरिया आगे किसको देता है, तो सीरिया अपर एज हो गया सीरिया का, सीरिया लेबनान को देता है, सीरिया इराक को देता है, सीरिया सऊदी अरेबिया यूएई को देता है। तो वैसे सऊदी अरेबिया यूएई के डायरेक्ट लिंक्स हैं रशिया के साथ, तो उनको शायद जरूरत भी ना हो, लेकिन सीरिया को उन्होंने पहुंचा दिया शिपमेंट। अच्छा, अब ये इशू है सारा कि इस पूरे इशू में मैं आपसे बात कर रहा हूं ना कि वो उनके अपने रोले रप्पे बहुत हैं। अमेरिका के कम मसले इस वक्त, यूक्रेन, वो उधर आसियान, ये मिडिल ईस्ट हाथ से निकल रहा है, कभी कोई उधर से, वो आर्कटिक के अंदर फिनलैंड और स्वीडन नेटो के मेंबर बनते हैं, तो बीच में टर्की ने पंगा डाला हुआ है बीच में। मसला ये कि बहुत सारे इश्यूज हैं। ये इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा, वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजा हैं, वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। मतलब एक, मैंने कहा ना, पूरी दुनिया बड़े फैसले। अब बात यह है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहां देख रहा है, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त। एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं। एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का। तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो मतलब ब्लॉक्स, मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तानी से कहें, ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान किस, मतलब पाकिस्तान अगर तो खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए। वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप तो खामोश बैठे हुए हैं। तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही हैं, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है। आपके यहाँ की एक्टिविटी हो क्या रही है, मुझे बताएं ना आप। डिवॉर्स में जाके, तो डिवॉर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवॉर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप, ये या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, सारी दुनिया जब मर खप जाएगी तो इस अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा, पाकिस्तान। फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई, उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हम जो है, नहीं, आप फजूल बात है ना कि इतने बड़े फैसले हो रहे हैं, आपका कोई स्टांस ही नहीं है दरमियान, फॉरेन पॉलिसी क्लैरिफाई नहीं हो रही। इतने बड़े, यानी सारे के सारे इत्तेहादी बैठ गए यहाँ की हुकूमत में, तो फॉरेन पॉलिसी आप टर्की में क्या, टर्की हमारा दोस्त है, भाई है हमारा, हमें भी पता है भाई है हमारा। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, भाई है, अच्छा है भाई, पता है। इसका क्या बनेगा, ये कहां से आएगा। अमेरिका के साथ हैं हम, अच्छा जी बिल्कुल साथ हैं हम,
भाई IMF को कॉल क्यों नहीं करवा रहे हम ब्लिंकन से या बाइडेन से? इशू ये है कि जो इशू पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं ना, पाकिस्तान खुद अगर अपने आप को नहीं उठाएगा ना, खुद नहीं जागेगा और खुद पड़े हुए छोटे छोटे उसका कैसेट, उसकी टेप, उसकी टांकें, जो जलसा कामयाब, जलसे में लोग कम, कितने लोग आ गए, कितने लोग नहीं गए, आप जो कैसे फंसे हुए हैं। हुकूमत भी लिथार्जी बैठ गई, हुकूमत भी बैठी हुई आराम से, बस बैठ गए हैं, 1.5 साल पूरा करेंगे, इसलिए 1.5 साल पूरा करेंगे, खबरदार हमें किसी ने निकाल। ओ भाईजान, आप 1.5 साल 50 साल बैठे रहे, बात हो रही है मुल्क की, यहां पे आप बैठ जाएं, वो बैठ जाएं, कोई भी मुल्क की बात हो रही है ना। पॉलिसी ये इतनी लिथार्जिक इस वक्त, यानी मैं लिथार्जिक को पता नहीं उर्दू में किसी ने, सुस्त नहीं, सुस्त ठुस, यानी आपको कोई है ही नहीं, कोई लोग आपके कोई एनर्जेटिक लोग, माजरत ख्वाना से रवैये, मतलब है कि वो उन पे गुस्सा उतर रहा है, उनका गुस्सा अपोजिशन पे उतर रहा है, वो इमरान खान उनको बोल रहे हैं, वो इमरान खान को बोल रहे हैं, वो उनको फितना खान वो कह रहे हैं, वो तो दुनिया के साथ आप कैसे इंगेज करना है आपने? ये तो दुनिया को सूट करता है, ये तो बड़ा सूट करता है कि आपस में लड़ रहे हैं सारे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सारी एनर्जी यहां जाया हो रही है। ये कोई नहीं सोच रहा कि यार एक मिनट जरा, ये आगे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आगे दुनिया की इकॉनमी कैसे जाएगी? आपको खबरें आती हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि आपके बच्चों ने, यंगस्टर्स ने वहां पे हार्वर्ड के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन कर ली है, ये कर ली, यानी जो बाहर निकल गए वो बच के निकल गए, और वो कामयाबियों के यहां बैठ के आप मुझे बताएं कि यहां पर नौजवान नस्ल को या बाकी बच्चों के लिए वो बिल्कुल उनको ये आपने लगा दिया कि जी इस पार्टी के साथ हो ही रहोगे तो मुहब्बे वतन होगे, वरना इसके साथ होगे तो गद्दार हो जाओगे, इसके साथ वो गालम गलूज पे लगा दिया उनको। अब और इश्यूज मुल्क के खड़े हैं, और इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये सिस्टम जब थक हार के कोलैप्स होके बिल्कुल धूल उड़ाएगा ना अपने ऊपर, फिर ये जाएगा, और जा रहा है, और जाता हुआ नजर आएगा कि काम कुछ नहीं हो रहा। भाई काम तो धैर्य का नहीं हो रहा ना। आज का पूरा दिन मुझे बता दें कौन सा काम हुआ, कोई एक काम प्रोडक्टिव हुआ? ये कोई काम है कि जी वो कन्वेंशन हुआ इमरान खान साहब का, ये एक जलसा हो गया मरियम नवाज साहिबा का, रियासत के इश्यूज है ना। भाई एक बच्चे की सेहत पे जो जिसने स्कूल जाना है, सुबह पर्चा है उसका, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? रात को जलसे में गालियां सुन के, या किसके जलसे में कितने लोग हैं? ये उनका बिल कम हो जाएगा गैस का। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी एक ग्रुप में लग जाएं और वो कह देंगे भाई खुदा का वास्ता यार यहां पे गैस का 1 मीटर हमारे, या बिजली का। अदरवाइज तो यहां देखें ना, जो रियासत के इश्यूज ही कुछ और हैं, बिल्कुल इश्यूज है। और इतना डिस्कनेक्ट हो गया है, इतने अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि इस सेटअप के आने से, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ी एक जो बात थी वो यही थी कि जी दुनिया के साथ मामला खराब हो गए। अच्छा जी, अब क्या हुआ है? मतलब अब इस वक्त क्या हुआ है? इस वक्त तमाम हुकूमत और तमाम वज़रा को हाइपर एक्टिव होके माशी इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए था। कतर में इफ्ता इस्माइल का इशू नहीं है, ये पूरी हुकूमत है मौजूद है। आपके ख्याल से नवाज शरीफ साहब का कोई असर रसूख नहीं है? आपके ख्याल से इसाक डार साहब का कोई असर, जरदारी साहब का असर रसूख नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान का किसी मुल्क पे असर रसूख नहीं है? सबके असर रसूख है। लेकिन इस वक्त क्या हो गया है? और कौम के लिए क्या कर रहे हैं नहीं, कौम के लिए नहीं भाई, माशी इश्यूज आ रहे हैं ना, लोग कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं करना जरूरी था क्योंकि इमरान खान कर गया था, हम भी करेंगे इसलिए आ गई। ये बयानी, ये बात है जो आपने कहनी है। वो तो आप ना होते फर्ज करें, और आपकी जगह कोई भी यहां पे बैठा होता, कोई जो है वो कोई जमील अहमद बैठे होते, ठीक है, या कोई कलीमुल्ला या सलीमुल्ला बैठे होते, तो वो भी वही करते जो इमरान खान साहब के बाद आई में। मतलब इसमें कमाल कौन सा हुआ है? या तो ये फाल होगी हुकूमत आने वाले दिनों में, हाइपर एक्टिव होगी और कुछ करती नजर आएगी, जल से नहीं, गालम गलूज को छोड़ दें, गालियों की फैक्ट एक, उसमें तो हम माशाल्लाह कि किसी मुल्क में गालियां कम पड़ रही हैं वैसे दुनिया में, हम कम से कम गालियां तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से, कोई तो काम। गालियां हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं कि हम गालियां बड़े सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। हकीकत बताऊं आपको, क्योंकि कई मुल्क जो मुहज़्ज़म ममालिक हैं वहां गालियां तो नहीं दी जाती इस तरह। पाकिस्तान में गालियां हम एक्सपोर्ट कर दें वहां पे, अगर वो खरीदने को तैयार हों गालियां, ठीक है, तो उसी से कुछ पैसा मिल जाए शायद हमें। हम खुद मुख्तार हैं गालियां बनाने में, नई नई गालियां, हर दूसरे दिन कोई नई गाली ईजाद हो जाती है।
इशू ये है कि आपने इंपोर्ट, ये खसारा बढ़ रहा है, इसका हल ये नहीं है कि आपने इधर से कर्जा ले लिया। अच्छा, खुश क्या हो रहे हैं आईएमएफ के साथ, क्योंकि हमने कंडीशन पूरी कर दी, देखें लोग सड़कों में नहीं निकले। मईशतें इस तरह ठीक होती हैं मुल्कों की। वो आईएमएफ आपसे कहता है कि या तो आप शराइत पूरी करें या आप ये जो चोरी हो रही है बिजली की इसको खत्म करें, ताकि एक लॉन्ग टर्म आपके साथ। अच्छा, आईएमएफ की भी बदनामी होती है इसमें। वैसे अगर आईएमएफ का कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो आईएमएफ के लिए भी तो बड़ा मसला होता है ना, कि हम इस मुल्क के साथ प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे और ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया, लेकिन वो परवाह नहीं भी करते, वो परवाह नहीं भी करते। लेकिन पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान चले इस प्रोग्राम में हुआ, इतनी मुश्किल मामलात हुए, आने वाले दिनों के अंदर मजीद मसाइल पैदा होने जा रहे हैं, लोगों के इश्यूज। इस वक्त हुकूमत ये जो पीडीएम है, लेकिन पीडीएम इसलिए नहीं है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का अभी तक हिस्सा नहीं है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इस इत्तेहादी हुकूमत में मैं नहीं जानता कि एमक्यूएम जो है वो पीडीएम, एमक्यूएम भी शायद पीडीएम में नहीं शामिल हुई, वो भी इत्तेहादी हैं। अच्छा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इस वक्त जो अवाम के साथ मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट हुकूमत थी, ये वो शख्सियातें जो अवाम में रहने वाली हैं। मतलब आप बहुत से वुज़रा जो पिछली काबीना में इमरान खान के साथ मौजूद थे, उनके बरक्स ये अवाम में रहने वाले हैं, अवाम में से ये गायब हो गए। और ये इस वक्त जो है वो ये इशू के भी, बिजली का मामला कैसा है, इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब को आना चाहिए, वो मास्टर हैं, उनको पता है इकोनॉमी का। एहसन इकबाल साहब आके ब्रीफ करें, सिर्फ मिफ्ता साहब पे ना छोड़े ना भाई, मिफ्ता साहब जबरदस्त आदमी है, मगर अगर आप बहुत सारे लोग खड़े करें, शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब, इसाक डार साहब, हफीज पाशा साहब, अशफाक हसन खान साहब, जो भी, फारूक सलीम साहब, बहुत सारे लोग खड़े करें और साथ मिफ्ता इस्माइल साहब को खड़े, तो मिफ्ता इस्माइल साहब मासूम से नजर आएंगे। आपको लगे वो सारे पीएचडी डॉक्टरेट की हुई है, ये हमारे मासूम से अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये छोटे, मतलब छोटे से मुराद है कि एक जरा एक्सपीरियंस उनको, यानी एक्सपीरियंस क्या, बस वो है ना वो मिफ्ता इस्माइल साहब। अब मसला ये कि वो आगे बात ही नहीं कर रहे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो आप देखो गुस्से में गए थे, और गुस्से में जब वापस आए तो रात को 9 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये बम गिर गया, और लेकिन हाँ ये बम गिर गया, लेकिन ये है कि ये इसके नतीजे में महंगाई नहीं होगी। अब मसला ये है कि पेट्रोल बम गिर गया, इसके नतीजे में महंगाई नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, गाड़ी चलेगी आपकी, अजीब और गरीब बात होगी। मतलब मर गए, आपकी जान निकल गई, सांस चलता रहेगा, ये गारंटी दे रहे हैं। मतलब ये अजीब और गरीब किस्म के बयान है। नहीं, बयानों का सर पैर ही नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है लेकिन महंगाई नहीं होगी। अजीब, मतलब कोई मतलब आप कहेंगे कि यार अच्छा क्यों नहीं होगी, जवाब को जी बसों वालों ने किराए बढ़ा दिए अपने। ये करना था, फिर अगेन ये काम करना था हमने। ये पिछली हुकूमत जो है, जो शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब, खुदा जाने क्या मौजूद, शौकत तरीन तो नहीं, हफीज शेख साहब कुछ ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गए कि जी सब्सिडीज होंगी फलाना, उसमें कौन। मेरा इशू ये है कि इनके आने से इनकी जो अपनी अपनी वो जो होती है ना, कि अपने अगर हुकूमत में हो नवाज शरीफ साहब, तो आप देखें नवाज शरीफ साहब कितने एक्टिव होंगे। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, अभी वो वहां से इंग्लैंड से नहीं निकले, लेकिन टेलीफोनिक बातचीत तो हो सकती है ना हुक्मरानों से। अपनी हुकूमत हो तो आप शाहिद खान अब्बासी साहब ओन करें उसको, आप नोट करें, शाहिद खान अब्बासी साहब जब जिम्मेदारी उठाएंगे, ओहो, उनके दौर में ख्वाजा आसिफ साहब जब वजीर खारजा थे, ये मॉस्को से आते हुए एक फ्लाइट में इत्तेफाक से मैंने इनको देखा, अकेले बैठे हुए थे और ये उस वक्त अपने नोट्स तैयार कर रहे थे फुली। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इनका कुछ सेक्रेटरी असिस्टेंट नहीं है, तो सलाम तो इनसे ये, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि सब एक्टिव थे। हमने बिजली के इश्यूज कैसे हल करने, इस वक्त ये सब जो है ना, सब के सब, इनसे सिर्फ एक काम करवा लें आप। इमरान खान ने क्या कहा है, इनको लगा टीवी बिठा दें, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब कामयाब रहे। इमरान खान साहब, मैंने आपसे कहा ना, ये इमरान खान साहब के पिछले, देखिए एक तो बदकिस्मती हुई है कि 2002 के बाद से जितने इलेक्शंस हुए हैं ना, वो सारी पार्टियां, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो सारी की सारी पार्टियां जो है ना, वो ग्रेजुअली अपने आप को एक सूबे तक महदूद कर गई हैं। और अब पीटीआई भी पंजाब से नहीं निकली तो केपी में है, जिसमें जो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मुझे पंजाब पे दुख हुआ है और हैरत हुई है। और वहां से कौन सी खातून निकली, यास्मीन राशिद साहबा, सलाम है उनको। और अहमद अजहर साहब जख्मी हुए, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा को सलाम है कि यास्मीन राशिद साहबा जिनके खिलाफ साजिशें होती रहीं, वो निकली वहां से। तो इशू अच्छा, इशू ये है सारा कि इसमें, इस पॉलिटिकल सिस्टम में, अच्छा फर्ज करें इलेक्शन का ऐलान हो जाए,
तो फिर सियासी सरगर्मियां तो पहले ही जा रही हैं, तो मुल्क तो पहले ही अदब। ये जो हमारे अकाबरीन हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये बराह करम एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा कोई मुल्क के लिए भी तो सोचें, मुल्क के मफाद में भी। अब ये नहीं, ये देखिए, ये अगर ये देखिए इमरान खान एक तरफ है ना, तो अब आप मुल्क का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, तमाम पार्टीज मौजूद हैं इस पॉलिटिकल जो एक चेस बोर्ड है, उसमें इमरान खान भी हैं एक जगह पे और बाकी सारी पार्टियां भी हैं, तो मुझे मुल्क चल रहा है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके एक खबर अच्छी मिली है, कोई एक खबर अच्छी मिली है, वो कहेंगे जी लेट हो गए फैसला साजी में, तो ये तो आगे कैसे फैसले होंगे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैसले, ये कोई फैसला था, ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था आपको सब्सिडीज खत्म करने का। ये कौन सा तीर मारा है? डॉक्टर साहब वापस आके बात करते हैं इस पर मजीद, नाज़रीन ब्रेक। तलाशी गुमशुदा, जागे उठें, ग्लूकोज पिए, एक्सरसाइज शुरू करें, सुबह करना है, क्या हो गया, ठुस हो गए? ठीक है, ये इनको लग गया कि हमने जाना है। ठीक है, इस पर बात करेंगे आपसे, नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ कुछ तो है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट से जहां बहुत सारे मुतालबात इमरान खान साहब कर रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि शरीफ खानदान के केसेस को सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाती तौर पर मॉनिटर करे, क्या ये मुमकिन है? और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या इस वक्त इमरान खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये रिलीफ दिया जा रहा है, या उनको ये समझ आ रही है कि उनको रिलीफ? पहले तो छोड़ देना, लोगों को समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सवाल ये है कि लोगों पर गुजर क्या रही है। लोगों को समझ तो बाद में आएगी ना, पहले तो पूछेंगे गुजर क्या रही है लोगों में। पेट्रोल की कीमत है इस वक्त 180 सर, 180 जी 180। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो हमने करनी है IMF को खुश करने के लिए अगले चंद दिनों में 130 रुपए। 180 से 230 रुपए या 130? 130 रुपए, 180 से 230 रुपए, ठीक है। अच्छा, और 230 रुपए फी लीटर करनी है, यानी हमें उस पर ये उस सूरत में होगी 180 से 230 पे। अगर 115 पे पेट्रोल रुका रहता, लेकिन पेट्रोल इत्तेफाक से 120 पे हो गया आलमी मंडी में बैरल, तो अब ये 230 से ये कोई 240 तक जा सकती है प्राइस। ठीक है, 240 रुपए लीटर, ये हमने करना है। अब बता दें अवाम को, तो जरा लोग तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पे। और बिजली हमने बढ़ानी है अभी 5 से 7 रुपए यूनिट मजीद, और डीजल जो है वो जाएगा 196 रुपए का डीजल है गालिबन, तो डीजल 40 रुपए और बढ़ेगा। अगर उसकी आलमी मंडी में प्राइस यही रही तो 40 रुपए डीजल और बढ़ेगा। और पेट्रोल जो है वो जो कमिटमेंट्स हैं IMF के साथ वो 230 रुपए हैं लीटर, और उसमें हमने सिर्फ अभी उसकी बम का एक हिस्सा लोगों के सरों पे डाला है, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट के किराए, सब्जियां, जिसके नतीजे में आम जो अशियां हैं ज़िंदगी लोगों की आगे, और पेट्रोल की कीमत बढ़नी है। और $1 बिलियन जो है वो हमें उसके बाद मिलेगा। चाहिए हमें कितने चाहिए, ये एक सवाल है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये खुशखबरी सुनाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये टोटल पॉलिटिकल एलीट क्यों एक्टिव नहीं हो रही, क्या वजह है? मिफ्ता, अब मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूं ताकि एग्जैक्ट फिगर कोट हो जाए जो उन्होंने फरमाया है। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए जरा दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब 6 बिलियन जी, अभी 1 बिलियन नहीं मिल रहा। 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताज़ा तरीन उनका एलामिया है। 36 बिलियन मुझे बताएं कहां से लाएंगे? मतलब लोगों को नचोड़ेंगे, कहां से लाएंगे? IMF से अभी आप बात कर रहे हैं कि 6 से उसको 8 कर दिया जाए। 36 बिलियन आपने कर्जे देने हैं, आपने इसकी कोई स्ट्रेटेजी है? 36 ये बड़ा आसान सा बयान है ना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये फ्रंट पेज है, कंट्री नीड 36 बिलियन इन फॉरेन लोन्स। ओ भाई, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इस स्टेटमेंट को जरा देखें, दोबारा गौर से देखें। 36 ही लिखा हुआ है सर, 36 जी, 36 है ना, 36 बिलियन, इसको जरा बड़ा करें। अब मुझे बताएं, मिफ्ता इस्माइल साहब ही कह रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या, कैसे, कहां से? एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास आप जाएंगे, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। इतनी मोटी किताब लिखी
उन्होंने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने उनको सुसाइड पे रख दिया आजम खान ने कि जी ये इस्लाहत नहीं हो सकती, ये इस्लाहत होंगी तो ये बुज़दार साहब की हुकूमत कैसे चलेगी। उसी किताब को अब मुझे बताएं, बुज़दार साहब चले गए, जो भी थे जैसे भी थे, हम तो उनको अजीब व गरीबी थे ना, वो चले गए बाहर। अब आ गए हमजा शहबाज, वो क्या करेंगे? इश्यूज कुछ और हैं, इश्यूज हैं कुछ और यहां हो रहा है कुछ और। होना यह था कि सारी शख्सियात, मैंने कहा ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे वज़राए आज़म, यानी हमारे स्पीकर भी साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे कौमी असम्बली के राजा परवेज, इस सारे के सारे जो लोग हैं, ये शख्सियात इस वक्त एक्टिव क्यों नहीं? एक वाकया याद आ गया जी, अगर चंद लम्हात हो, टाइम है सर हमारे पास। मखदूम शाहब होते थे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, बड़े जबरदस्त मखदूम शाहब, पीपल्स पार्टी के दौर में। तो मखदूम शाहब साहब और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, तो मखदूम शाहब साहब और ये तय नहीं हो रहा था कि राजा परवेज सिर्फ वज़ीर आज़म बनेंगे या मखदूम शाहब साहब बनेंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बड़े ज़बरदस्त। तो आखिर जरदारी साहब ने कहा कि जो गाड़ी में बैठो, भागो, जो पहले मलिक रियाज साहब के घर पहुंच जाएगा वो वज़ीर आज़म होगा। ये एक वाकया है, ये एक वाकया है। तो मखदूम शाहब साहब नहीं फरमाया, चले उनको मखदूम शाहब साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं पीछे रह गया, मेरी गाड़ी पीछे रह गई, राजा परवेज अशरफ पता नहीं कहां से गाड़ी घुमाता घुमाता आगे पहुंच के वज़ीर आज़म, ये इस तरह मुल्क में वज़ीर आज़म बने। मतलब मलिक साहब के घर पहुंच गए, मलिक साहब ने कहा बस जरदारी साहब पहला बंदा जो पहुंचा है वो राजा परवेज अशरफ है। अब मसल देखें, अब हो सकता है ये वाकई उन्होंने ऐसे सुना हो, लेकिन चूंकि खुद सुना है उन्होंने तो ये बात बताई मैंने। मुझे कहते हैं यार, मैंने कहा वाकई? कहते हैं ऐसे हुआ। इशू ये है कि यहां पर मुल्क के, अब ऐसी जगह मुल्क खड़ा हो गया जाके कि मैंने जो फिगर सुनी है ना, ये 36 अरब की, 36 बिलियन, मैं इसको समझने से कासिर हूं। अच्छा, ये कोई नामुमकिन चीजें नहीं होती कौम, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन आपको एक्टिविटी तो नजर आए ना। मतलब मैंने आपसे कहा ना, शाहिद खान अब्बासी इंतहाई फाल वजीर आजम, मतलब नवाज शरीफ साहब के बाद जब बने वजीर आजम तो फाल वजीर आजम, उनकी काबीना ख्वाजा आसिफ, साद रफीक साहब, एहसन इकबाल, फाल एक्टिव, इधर उधर जाके उधर 1.5 साल हुकूमत करनी है, तो ऐसे फुटप्रिंट छोड़ के जाओगे, लोग कहें भाई 1 मिनट ठहर जाओ, कौन था इमरान खान, में तो याद ही नहीं रहा है, ऐसी हुकूमत आई है। ये या तो इनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने ऊपर, डरते डरते ये कर रहे हैं चीज, या सिस्टम की सपोर्ट इनको नहीं है जी। या इनको ये फीलिंग हो रही है कि यार ऐसा ना हो कि उधर हम बजट पेश करें और हमारी हुकूमत गिर जाए। ठीक है, जिसके काफी इम्कानात हैं वैसे तो, मगर ये क्यों यकीन कर रहे हैं उस बात पे? वो तो हम कर रहे हैं ना बात, तो क्या इनको भी हमारी बातों पर यकीन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे इत्तेहादी? फैसला लंदन से होगा, इस्लामाबाद से होगा, जाती उमरा से होगा, लाड़काना से होगा, नवाब शाह से होगा, कहां से होगा यही समझ नहीं आ रहा। और बीच में दरमियान में ये पहाड़ का पहाड़ खड़ा है अभी कि IMF के साथ अगले, और दिन कितने रह गए हैं, 10 तारीख को शायद बजट आना है, उससे पहले एक सियासी अदम इस्तेकाम, उससे पहले क्या, मैंने आज इमरान खान साहब को डिस्कस ही नहीं किया। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हुकूमत कहां है, हुकूमत भी, ये सेटअप भी तो कोई होता है ना एक्टिव, इतनी सारी पार्टियों का, इसे आप समझने कौमी हुकूमत आएगी, इसमें से आप निकाल दें इमरान खान साहब, कौमी हुकूमत आएगी। एक नेशनल गवर्नमेंट है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी है और काम नहीं हो रहा, और काम पहले से बिठूस हो गया। हाँ। ये क्या हुआ अचानक? इसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। तो बराह करम हुकूमत अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाए, सवाए इसके कि तुर्की चले गए। तुर्की तो हमारा बरादर मुल्क है, आप तुर्की की वो देखें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो बीच में मीडिएट, उनका मीडिएशन का रोल बड़ा जबरदस्त चल रहा है अभी तक जेलेंस्की और रशिया के दरमियान, यानी यूक्रेन एग्जैक्टली नेटो के वो मेंबर्स हैं। हाँ। वो अगर वो मतलब उन्होंने रशिया के साथ, मतलब उर्दुगान एक लीडर के तौर पे मर्ज हुआ है, सिंगल वो कौमी हुकूमत थोड़ी है कि 50 लोग बैठे हैं उसके साथ, 50 लोग, वो अकेला बंदा जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह MBZ काम कर रहे हैं, जिस तरह MBS काम कर रहे हैं, लीडर्स होते हैं भाई। मसी यहां तो अचानक अजीब सा हो गया ना मामला, बहुत सारे लोग हैं। अब उर्दुगान ने कहा अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ने कहा वालेकुम सलाम ब्रदर, ऐसा है कि ये काम करते हैं, तो आगे जवाब क्या जाएगा? 1 मिनट ठहरें सर, मैं इत्तेहादियों से पूछ लूं।
और इत्तेहादियों से पूरी लंदन बात कर लूं इधर, मतलब शहबाज शरीफ साहब को या तो पूरी अथॉरिटी दी जाए, मुकम्मल अथॉरिटी दी जाए, मुकम्मल उनको खुद मुख्तारी देके आजाद कर दें। शहबाज शरीफ आजाद करो, शहबाज शरीफ साहब को आजादी मुकम्मल दे दें उनको, और उनसे कहेंगे आप फैसले करें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और बस खत्म बात हो गई। इसकी अच्छाई बुराई सारी आपके आप। लेकिन ये जो है ना इत्तेहादियों से मशवरा, सर खुर्शीशा कहते हैं, खुर्शीशा साहब ने बात की, उन्होंने कहा असम्बलियां कैसे क्यों मूव हो रही हैं भाई काबीना में अभी तक? ये तो इमरान खान साहब के दौर में होती थी, काबीना का इजलास ही नहीं होता, असम्बली आ जाती है, उसमें साइन करवा लेते हैं। उन्होंने बड़ा एहतजाज किया इस बात पे। एक मेजर वो पार्टनर है। मैंने कहा ना इसमें से इमरान खान साहब को आप जरा करें साइड पे, फिर आप इस पूरी परफॉर्मेंस देखें ना। तो ये जो पहले दिन काम होना था वो काम हुआ है 25 या 26 को, उसके नतीजे में और नुकसान खसारा बढ़ गया। और अभी आगे कैसे 36 अरब लेकर आएंगे, कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे? इशू बस क्या चल रहा है, 1.5 साल पूरा करेंगे या 4 महीने पूरे करेंगे, 8 महीने पूरे करेंगे। भाई स्ट्रेटेजी आप 10 साल रहे, मगर इसको आए तो स्ट्रेटेजी हो ना। ये 36 अरब कैसे होंगे, ये आप किस ब्लॉक में जाना है, आपने मजबूत फैसले कैसे करने हैं। मतलब इधर भी आप हैं, उधर भी आप हैं, वो आप उधर भी देख रहे हैं, आप उधर भी देख रहे हैं, आपकी तरफ कौन देख रहा है ये नहीं आप सोच रहे, वरना तो आ जाते ना आपकी मदद को सारे। तो और ये नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा तकलीफ भी होगा, नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का फुटप्रिंट बड़ा स्ट्रांग है कतर में और सऊदी अरेबिया में और बाकी मुल्कों में। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी से तो वो थी कि वो अमेरिका जाएंगे, तो जरदारी साहब ने कहा बाइडेन मेरा दोस्त है। तो ये कैसा दोस्त है भाई, मतलब चवन्नी उधार देने को तैयार नहीं है। ऐसी दोस्ती किस काम की? क्या दोस्ती में कहाँ लालच होती है सर? नहीं लालच क्या, मदद तो उधार तो दे दे भाई। ये कैसा दोस्त है? पैसे भी हमने सारे उसकी उसी के जायदादी में वही हमने खरीद के रखी हुई है सारी, अपने पैसों की मुल्क से ले जाके उनके मुल्कों में रखी हुई, तो वो हमारे ही पैसे दे दें वापस, बहुत उसका किराया दे दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, किस काम की दोस्ती? कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत आए सामने और अपनी प्रेजेंस जाहिर करे और एक्टिव हो। मीडिया मैनेज के अलावा और भी काम करें, बहुत सारे काम है करने को, और अल्लाह बरकत देगा उसमें। इमरान खान साहब को जरा साइड पे करें और अपनी प्रेजेंस शो करें ताकि ये मुल्क के मसाइल हल हों। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।